वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3A स्टार्ट किया है, डिमांड एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का टाइप्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ये दोनों टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। ये जो लॉ था, लॉ ऑफ डिमांड, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में डिटेल में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में मेंशन किया है, जो कि पब्लिश हुआ था 1890 में। द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच का, वो किस तरीके से काम करता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉ। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. ये जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है जो कि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, इसमें वेरी फर्स्ट लाइन क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दैट इज जब हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, तो इनके साथ में जितने भी फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे उसे हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है, इक्वल कंसीडर करना है। बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ऑलराइट, उसके बाद ही हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये जो लॉ है ये प्रॉपर्ली स्टडी कर पाएंगे, इनका रिलेशनशिप प्रॉपर्ली स्टडी कर पाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला लाइन क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सारी चीज़ें जो है वो इक्वल है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उसके बाद हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस जो होगा किसी भी कमोडिटी का वो ज़्यादा होगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी वो कम होगी। एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो ज़्यादा होगा। दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट है। ऑलराइट, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगा। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। In other words, other factors remaining constant, if the price of a commodity rises, demand for it falls, and when the price of a commodity falls, demand for the commodity rises. दूसरे शब्दों में भी सेम चीज़ ही कही गई है यहाँ पर। दैट इज, ये जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, वो कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर कम होगा तो उसकी जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। ऑलराइट, thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स है, मतलब कि ऑपोजिट है। प्राइस अगर ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस अगर कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा। ऑलराइट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स है, ऑपोजिट। ऑलराइट, सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ पे सिम्बॉलिकली किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू एफ, देन पी ब्रैकेट में पी एक्स है। ऑलराइट, तो ये क्या है? सिम्बॉलिकली, मतलब सिम्बल्स में एक्सप्लेन किया, रिलेशनशिप बताया गया है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। ऑलराइट, जहाँ पे डी क्या है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डी रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? एक्स इज इक्वल टू कमोडिटी, एक्स जो है वो कमोडिटी है। एफ जो है वो क्या है? फंक्शन है। एंड पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऑलराइट, तो ये जो यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे जो फंक्शन दिया था, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसी को यहाँ पे खाली क्या दिया है? एक एक सिंबल का मतलब क्या है वो एक्सप्लेन किया, एब्रीवेशन। नेक्स्ट इज अजम्पशंस। अब हम अजम्पशन स्टडी करेंगे लॉ का। दैट इज, जब भी हम कोई लॉ स्टडी करते हैं तो कुछ अजम्पशंस होते हैं जो कि हमें स्टडी करना होता है। हमें कुछ चीज़ें मानकर चलनी होती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट होगी, अनचेंज्ड होगी। ऑलराइट, मतलब कि सेम होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये अजम्पशंस हैं। लेट्स सी। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। अब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो भी किसी न किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मानकर चलनी होती है कि ये ऐसी ही रहेंगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ऑलराइट, इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, बट जब हम लॉ बनाते हैं कोई भी चीज़ का तो हमें कुछ अजम्पशंस करने होते हैं, कुछ मानकर चलना होता है। तो लेट्स सी व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वेरी फर्स्ट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम, जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देम, कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट।
सबसे पहला अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, दैट इज जो कंज्यूमर का इनकम है वो एकदम कांस्टेंट है, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ये हमें मानकर चलना है, ये हमें अज्यूम करना है। ऑलराइट, ये जो लॉ जब बनाए जाते हैं तो इसमें अजम्पशंस बनाए जाते हैं। अजम्पशंस मीन्स जो मानकर चलना है कि ये चीज़ें हैं ऐसे ही, इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। बट क्या इनकम जो लेवल है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट होता है? नहीं होता है। जो कंज्यूमर्स है, जो इंडिविजुअल है, उनकी जो सैलरी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। बट ये जो लॉ है इसमें क्या अज्यूम किया गया है कि जो कंज्यूमर का इनकम है वो कांस्टेंट है। अगर ये लॉ को हमें सच साबित करना है, इसको ट्रूली एकदम प्रॉपरली अगर वर्क करवाना है, तो ये मानकर चलना होगा कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल भी सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। इफ देर इज राइज इन इनकम, पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। लेकिन अगर ये हम नहीं मानते हैं और कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ेगा, ऑब्वियसली अगर सैलरी बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ऑलराइट, बिकॉज उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे किसी भी कमोडिटी का। ऑलराइट, सो ये मानकर चलना है कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट है। पहला अजम्पशन ये करना है हमें। नेक्स्ट इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा ये अजम्पशन करना है हमें, ये मानना है कि जो पॉपुलेशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा पॉपुलेशन चेंज होता है, ऑलराइट, लोगों का बर्थ होता रहता है, डेथ होता रहता है, मतलब पॉपुलेशन जो है, साइज ऑफ पॉपुलेशन वो भी हमेशा चेंज होता है। बट इस लॉ में हमें ये कंसीडर करना है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ये सेकेंड अजम्पशन है, ये हमें मानकर चलना है। लेट्स सी, इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हमें मान के चलना है कि जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, एक जैसा ही है, कांस्टेंट है। ऑलराइट, जितना पॉपुलेशन आज है उतना ही पॉपुलेशन चलते आ रहा है, ये हमें मानकर चलना है, अज्यूम करना है। एनी चेंज इन द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट द टोटल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। बिकॉज अगर पॉपुलेशन का जो साइज है वो कम या ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली डिमांड के ऊपर असर होगा। ऑलराइट, बिकॉज अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे सामान का, अगर कम पॉपुलेशन होगी तो वो कम डिमांड करेंगे। तो ये हमें अज्यूम करना है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन भी क्या है, अनचेंज्ड है, एकदम कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। सेकेंड अजम्पशन है ये। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब सब्सटीट्यूट गुड्स जो है उसका प्राइस भी कांस्टेंट है, उसमें भी बिल्कुल चेंजेस नहीं हो रहा है। लेट्स सी, इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी हमें अज्यूम करना है, मानकर चलना है कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका जो प्राइस है वो अनचेंज्ड है, एकदम कांस्टेंट है। एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। बिकॉज अगर सब्सटीट्यूट गुड्स जो है उसका जो प्राइस अगर चेंज होगा, कम होगा, तो लोग सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ना कि कॉस्टली वन की। तो ये भी मानकर चलना है कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स है उसका प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है उसकी भी प्राइजेस जो है वो कांस्टेंट है, ये भी हमें अज्यूम करना है। ऑलराइट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जॉइंट गुड्स है, हम दो सामान एक साथ में डिमांड करते हैं बिकॉज वो हमारे सिंगल वांट को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल भी था कार एंड पेट्रोल का। ऑलराइट, सो जब कार का प्राइस अगर कार जो है उसका प्राइस सेम ही है, बट पेट्रोल डीजल फ्यूल का प्राइस अगर कम ज़्यादा होता है तो कार की डिमांड के ऊपर भी इफेक्ट होता है। ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑलराइट, let's see, it is assumed that the price of complementary goods remain unchanged because a change in the price of one good will affect the demand for the other. तो हमें ये भी मानना है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है उसके प्राइजेस जो है वो भी अनचेंज्ड है, बिल्कुल भी कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर दोनों में से किसी एक के प्राइस के ऊपर भी असर होगा तो दूसरे की डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा। तो हमें ये मान के चलना है कि कार एंड फ्यूल दोनों की प्राइजेस जो है वो एकदम सेम है, कांस्टेंट है, दैट इज दोनों की प्राइजेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ऑलराइट, जो प्राइस कार का है वो कार का चलेगा एंड जो प्राइस फ्यूल का है उसमें भी चेंजेस नहीं हो रहा है। बट एक्चुअल ऐसा है क्या? इन रियलिटी नहीं। रोज़ पेट्रोल डीजल की जो रेट्स है, प्राइजेस है, वो हमेशा घटते और बढ़ते रहते हैं, राइट। बट यहाँ पे हमें अजम्पशन करना है लॉ को स्टडी करने के लिए कि दोनों की प्राइजेस जो है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस जो हैं वो सेम है, अनचेंज्ड है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। अब ये भी हमें मानकर चलना है कि जो फ्यूचर में प्राइजेस जो हैं वो चेंजेस नहीं होंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, अज्यूम करते हैं कि अगर फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं हम कि फ्यूचर में प्राइस अगर चेंज होगा, बढ़ने वाला है, तो हम आज ही ज़्यादा परचेस करके रख लेते हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं। ऑलराइट, बट हमें ये भी क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है, अज्यूम करना है कि फ्यूचर का जो प्राइस है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ये एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी है, यहाँ पर भी हमें कॉन्स्टेंट रखना है अपने आप को। It is assumed that consumer do not expect any further changes in the price
इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि कंज्यूमर जो है, जो सामान परचेज करने जाता है, उसको कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस कम ज़्यादा होगा। ऑलराइट, वो आज सामान परचेज करा तो उसको आज की देखनी है, फ्यूचर का यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं देखना है। इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस इन फ्यूचर देन दे में डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइजेस। बिकॉज अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है, उसको ये लगता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ने वाली है, ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वो आज ज़्यादा डिमांड करेगा उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कमोडिटी की, चाहे उसकी आज प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो, बट फिर भी वो ज़्यादा डिमांड करेगा बिकॉज उसको ये लग रहा है कि फ्यूचर में उसी सेम प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो और ज़्यादा होने वाली है। तो ऑब्वियसली इससे डिमांड के ऊपर क्या होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है। तो हमें ये भी कंसिडर करना है, अज्यूम करना है कि देयर इज़ नो चेंजेस इन दी फ्यूचर प्राइजेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। अब हमें ये भी अज्यूम करना है क्या, कि लोगों, जो कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके टेस्ट में, उनके हैबिट्स में, उनके प्रेफरेंस में, फैशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक कंज्यूमर, हर एक इंडिविजुअल का टेस्ट हमेशा चेंज होते रहता है, उसकी हैबिट, उसकी आदतें, आदतें चलो एक बार हम मान भी सकते हैं, बट टेस्ट जो चेंज होता है, हैबिट भी चेंज कर सकते हैं, राइट। प्रेफरेंस तो हमेशा चेंज होता है, कभी हमको ये पसंद है, कभी हमको वो पसंद नहीं है। फैशन, जो भी न्यू ट्रेंड आता है, लोगों को वही चाहिए होता है, आउटडेटेड चीज़ें उनको नहीं चाहिए होती हैं। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो इन रियलिटी पॉसिबल नहीं है, बट अजम्पशन हमें करना है कि देर इज़ नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन। दैट इज़ जो भी इंडिविजुअल है, कंज्यूमर है, उनका टेस्ट, उनका हैबिट, उनका प्रेफरेंस और उनका फैशन जो है वो एकदम कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। It is assumed that consumers' taste, habit, preference, fashion, etc. should remain unchanged. Any change in these factors would lead to change in the demand. तो ये भी मानकर चलना है कि कंज्यूमर जो है, जो इंडिविजुअल है, उनका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, उनके हैबिट्स चेंज नहीं हो रही है, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रही है, उनका फैशन चेंज नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सारी चीज़ें जो है वो एकदम कांस्टेंट है, बिकॉज अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ में भी अगर चेंजेस आता है तो डिमांड के ऊपर इफेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो हमें ये भी कंसिडर करना है, अज्यूम करना है कि देर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशन ऑफ अ कंज्यूमर। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस नहीं है। गवर्नमेंट जो टैक्स पॉलिसी लेकर आती है, तो टैक्स रेट अगर बढ़ाती है तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा, डिमांड कम हो जाएगा, राइट। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। बिकॉज टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस भी बढ़ने वाली है, तो डिमांड के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है। देयरफॉर इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ नो चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये भी हमें अज्यूम करना है, मानकर चलना है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं कर रही है, टैक्स रेट जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बिकॉज अगर यहाँ पे चेंज होता है टैक्स पॉलिसी में तो ऑब्वियसली डिमांड के ऊपर भी असर होगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, अजम्पशंस थी। हमें ये मानकर चलनी है कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, एकदम अनचेंज्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, बट जब हम लॉ स्टडी करते हैं, हम कोई भी लॉ जब बनाते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हमें कुछ अजम्पशंस जो हैं वो मानकर चलनी होती है, तो ही हम लॉ जो है वो स्टडी कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। ऑलराइट, सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या थी, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ऑलराइट, जो आप देख सकते हो अजम्पशंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, हमने पिछले वीडियो में जो डिटर्मिनेंट्स के पॉइंट्स पढ़े थे एक्चुअली सेम है। ऑलराइट, बट यहाँ पर क्या है, खाली हमें अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें ये समझना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो आई होप अभी आपको अजम्पशंस जो है वो समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। The law of demand is explained with the help of following demand schedule and diagram. सो अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है हमने ऊपर स्टडी किया, जितना भी लॉ ऑफ डिमांड पूरा स्टडी किया, इंट्रोडक्शन देखा, उसका स्टेटमेंट देखा, देन हमने अजम्पशंस भी स्टडी किया। अब इसी को हम शेड्यूल फॉर्म में, दैट इज टेबल के फॉर्मेट में एंड डायग्राम के फॉर्म में भी स्टडी करेंगे। सो देख लेते हैं, डिमांड शेड्यूल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टेबल गिवन है, टेबल 3.3। वेरी फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, एंड नेक्स्ट कॉलम है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजीज। ऑलराइट, सो एकदम सिंपल सा शेड्यूल है। हमने पहले भी बहुत सारे टेबल स्टडी किए हैं पिछले वीडियोस में भी, तो वहाँ से ही हम देख सकते हैं टेबल जो है एकदम सिमिलर ही है। देख लेते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है। प्राइस ऑफ कमोडिटी 50, 40, 30, 20, 10 एंड क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4, 5। ऑलराइट, सो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे एक्स आप कोई भी कमोडिटी ले सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, आप पेस्ट्री कंसिडर कर लो। अगर यहाँ पे इन केजी से तो फिर आप पटेटो कंसिडर कर सकते हो, 1 kg ऑफ पटेटो, 2 kg ऑफ पटेटो। ऑलराइट, लेट्स सी, जब 50 रुपीज़ था कमोडिटी एक्स का, तो कितना केजी डिमांड किया था, ओनली 1 kg।
जब प्राइस 40 रुपीज़ हुआ, मतलब जब प्राइस और कम हुआ तो 2 केजीज डिमांड किया गया। जब प्राइस 30 रुपीज़ हुआ तो 3 केजीज डिमांड किया। जब प्राइस 20 रुपीज़ हुआ तो 4 केजीज डिमांड किया। एंड जब प्राइस 10 रुपीज़ हुआ तो 5 केजीज डिमांड किया गया है ऑफ अ कमोडिटी एक्स। ऑलराइट, सो ये क्या है, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ऑलराइट, तो ये जो टेबल है बिल्कुल उसी का यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है। Let's see, as shown in table 3.3, when price of a commodity X is rupees 50, quantity demanded is 1 kg. So आप टेबल में भी देख सकते हो क्या, जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स 50 रुपीज़ था, जब 50 रुपीज़ था प्राइस, तो कितना क्वांटिटी डिमांड किया था, सिर्फ 1 kg. When price falls from 50 to 40, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 1 kg to 2 kg. लेकिन जैसे प्राइस कम हुआ, 50 रुपये से 40 रुपये हुआ प्राइस, ऑलराइट, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो राइज हो गई, मतलब बढ़ गई, ज़्यादा लोग डिमांड करने लगे। जैसा प्राइस कम हुआ वैसे लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे। पहले 1 kg डिमांड कर रहे थे बट अब 2 kg डिमांड करने लगे बिकॉज प्राइस कम हो गया है, 50 से 40 पे आ गया है। सिमिलरली एट प्राइस ₹30, क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 kg। वैसे ही जब प्राइस 30 रुपीज़ आया तो कितना डिमांड करने लगे, 3 kg ऑफ दैट पर्टिकुलर सेम कमोडिटी। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 रुपीज़ टू 10 रुपीज़, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 4 kg to 5 kg। और बिल्कुल वैसे ही जब प्राइस 20 से 10 हुआ, मतलब और कम हुआ, तो पहले 4 केजीज था 20 रुपीज़ पे, लेकिन जब 10 रुपीज़ आया तो वही प्राइस, वही जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो और बढ़ के क्या हो गया, 5 केजीज हो गया। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ऑलराइट, दस एज अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, एंड व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। सो यहाँ पे वही बताया गया है दैट जब भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, एंड जब प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होने लगती है। ऑलराइट, दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो ये क्या है, इससे हमें पता चलता है कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस का जो रिलेशनशिप है ये क्या है, इनवर्स है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है। ऑलराइट, जब भी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा, एंड जब प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम। ऑलराइट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा इनवर्स होता है, ऑपोजिट होता है। ऑलराइट, सो ये जो टेबल था बिल्कुल उसी को यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट के फॉर्मेट में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। आपको टेबल बनाना है एंड टेबल को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, नीचे फिर देख लेते हैं हम डिमांड कर्व। अब इसी टेबल को अभी हमें क्या करना है, ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज हमें ग्राफ बनाना है इस टेबल का। ऑलराइट, तो आपको टेबल पहले याद करनी है एंड देन आपको उसी को सामने रखकर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करना है। ऑलराइट, एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या मेंशन करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, एंड वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या मेंशन करेंगे, प्राइस इन रुपीज़। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है, हमें जिस तरीके से टेबल फॉर्मेट में जितने भी नंबर्स थे बिल्कुल उसी को हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले जब क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस जो था 50 रुपीज़ था तो कितना क्वांटिटी डिमांड किया था, 1 kg। जब प्राइस कम होके 40 हुआ तो 2 kgs डिमांड किया। जब प्राइस और कम हुआ 30 हुआ तो कितना डिमांड किया, 3 kgs। जब प्राइस 20 हुआ तो कितना डिमांड किया, 4 kgs। एंड जब प्राइस 10 रुपीज़ हुआ तो 5 kgs डिमांड किया। दैट इज जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ऑलराइट, देयर इज अ इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विद एवरी फॉल इन दी प्राइस। ऑलराइट, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसे स्लोप हो रहा है, नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डी करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, ये क्या है आपका डिमांड कर्व जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, एरो जो है वो आपका नीचे की तरफ आ रहा है। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपका ये जो लाइंस है, जितने भी डॉट्स बने हैं आप उसको क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ऑलराइट, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमने ज्वाइन किया एंड हमारा ये जो पूरा का पूरा जो ग्राफ था दैट इज डिमांड कर्व जो था इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये पूरा रेडी हो गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व कैसे स्लोप हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हो प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है। ऑलराइट, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड जो है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ऑलराइट, सो देख लेते हैं आगे, इसी को हमें जो एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो भी गिवन है ऊपर, देख लेते हैं। In figure 3.5, x-axis represent the demand for the commodity and y-axis represent the price of a commodity x. Alright, so ग्राफ जैसे था बिल्कुल उसी को अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्या करना है, जस्ट लिखना है। ऑलराइट, स्टेटमेंट लिखना है हमें।
सो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या मेंशन किया था, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, एंड वाई एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट किया है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स। ऑलराइट, सो जो ग्राफ में था उसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में मेंशन करना है, एक्सप्लेनेशन उसका यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, देन डी डी इज अ डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब डी डी क्या है, हमारा डिमांड कर्व। ऑलराइट, आपने देखा होगा ग्राफ में डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब वो लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ क्यों स्लोप हो रहा है, ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, इसके लिए जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलराइट, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलराइट, सो ये क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऑलराइट, सो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का पूरा एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन समझा, देन स्टेटमेंट ऑफ लॉ, अजम्पशंस हमने समझा लॉ ऑफ डिमांड का, एंड देन उसके बाद फिर लॉ ऑफ डिमांड का पूरा टेबल फॉर्मेट में हमने समझा, एंड देन उसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका हमने वो भी समझा। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा लॉ ऑफ डिमांड का जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड का ही टॉपिक है, बट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है। ऑलराइट, ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।